वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है, ठीक है, वो देखना है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस, आप जो भी बोलो, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में उसकी कैपेसिटी क्या होगी। देखो, जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से इसको समझना थोड़ा सा। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम लोग लेते हैं, ये स्फीयर में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है, अब एक यही ऐसा केस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही सिर्फ आपका क्या होता है कि कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कोई काम नहीं कर रहा होता है। ये बाकी इस साइड में आप जब देखोगे तो उसके बाहर सारी चीजें क्या होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, और इसके सरफेस पे ही सिर्फ हमारा क्या है, चार्जेस होते हैं। राइट नाउ, इसके बाद क्या है कि आप इसके वजह से आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि V की वैल्यू क्या होता है, K टाइम्स ऑफ Q बाई R। राइट, ये चीज देखा ना अभी हम लोगों ने। और साथ में हमने ये भी देखा कि C की वैल्यू क्या होती है भाई, तो C की वैल्यू क्या होती है, Q बाई V। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो देखो, तो V की वैल्यू पुट करोगे तो Q बाई क्या, KQ बाई R। Q और Q क्या होगा, देखो तो Q और Q कैंसिल आउट। तो यहाँ से C की वैल्यू की क्या निकल के आई हमारी, यहाँ से C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो C का वैल्यू आ गया R बाई K। पहला फॉर्मूला तो यह है। अब K का वैल्यू क्या होता है बताओ, K का वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी। K का वैल्यू तो आपको पता है ना ऑलरेडी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला निकालोगे क्या, कि C का वैल्यू जो आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे पुट करोगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। स्फेरिकल कैपेसिटर बोलो या फिर कैपेसिटी बोलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलो ओके। अगला में हम लोग आते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग दो चीजें एक बताते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, हम लोग मीडियम चेंज करने पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम होती थी या अलग होती थी, बताओ। मीडियम चेंज करने पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सेम होता था या अलग होता था, डिफरेंट। राइट, तो यहाँ पे ये देखना, ये समझना यहाँ चीज कि हम लोग नया जो यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक नोट बना रहे हैं, उस नोट में हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे, पहला चीज फोर, वो जो हमने देखा वो था एयर के लिए। ठीक है, तो फॉर एनी मीडियम कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर पानी भर दो या फिर आप पानी की जगह पे आप कुछ भी भर दो, कुछ भी चीजें आप दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल भर दो, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैपेसिटेंस चेंज हो जाए। तो फॉर एनी मीडियम सीएम विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, और ये आर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन एम आर।
नाउ इस एप्सिलॉन एम की जगह पे आपको मालूम ऑलरेडी कि सीएम एप्सिलॉन एम की जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम की वैल्यू आप लोग बताओगे क्या होता था, एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या होता था, एनीवन? ठीक है विक्रम, बाकी लोग? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम की वैल्यू याद होगी आपको, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते थे, ठीक है, और इनटू आर, जहां पे एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था, अब देखो यहाँ पे ये चीजें याद रखने वाली बातें हैं। एप्सिलॉन एम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और एप्सिलॉन आर क्या है भाई, तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये क्या है आपका, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जस्ट अ मिनट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आगे से ध्यान रखना कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, के, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, के, इसको ध्यान रखना। और एप्सिलॉन आर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे से देखिए कि सीएम की जो वैल्यू हो गई, ये एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कर देते, के, तो के बचेगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो वो के और ये के दोनों अलग है, यहाँ पे जो के था दिस के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, ध्यान से समझना, ये के क्या था 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे ये जो के है ये के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नहीं है, ये किसके बराबर है, ये के बराबर है एप्सिलॉन आर के, ठीक है, समझ आ रही है बात, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। इसी के को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ही को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है फर्स्ट वाले चैप्टर जब पढ़ा रहा था वहां पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर था, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था, अभी जस्ट बताया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमने क्या निकाला था अभी, के बराबर, नहीं बिल्कुल नहीं, फिर से सोचो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके बराबर था, अभी अभी जस्ट निकाला, यहाँ क्या देखा अभी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है, ये सी के बराबर, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, सीएम, सीएम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते, देखो तो के टाइम्स ऑफ सी, है ना, के टाइम्स ऑफ सी। अब सी को कहीं कहीं मैं सी नॉट लिखूंगा, ध्यान से रखना, अब देखो सी एम, और ये यहाँ भी सी एम है और यहाँ पे क्या है सी, ठीक है ना, तो सी एम बाई सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो के इज इक्वल टू सी एम बाई सी, है ना, सी एम बाई सी। अब के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? सो देखिए, फिर से मैं वहां पे मैं ऑलरेडी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिफाइन कर चुका हूं पहले चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी, फोर्स के टर्म्स में भी। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस के टर्म में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के टर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as ratio of capacitance in मीडियम, ये किसी मीडियम में था ऊपर वाला, टू द कैपेसिटेंस, ये किसमें था? ये किसमें था? एयर में। तो लोग क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन एयर या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलो ओके, अब इसमें नोट का हम लोग एक तीसरा पॉइंट में देखते हैं, ठीक है। नोट का तीसरा पॉइंट में जो है, फेराड जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। फेराड इज ए वेरी बिगर यूनिट। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं आगे आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा, ठीक है। फेराड इज अ वेरी बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। So smaller units are used, अब स्मॉलर यूनिट्स कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो स्मॉलर यूनिट आता है वो आता है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। माइक्रो का कितना पावर होता है? आप ही लोग बताओ, माइक्रो किसको बोलते हैं? 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 को हम लोग माइक्रोफेराड बोलते हैं। तो ये हो गया 10 टू द पावर -6। हम एप्सिलॉन आर के बगल में के नहीं लिए हैं जया, एप्सिलॉन आर का ही दूसरा नाम है के। एक इंसान का दो नाम होता है, नहीं होता है? एक इंसान का दो नाम होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वही चीज है ये। अभी तक पहले चैप्टर में एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से जानते थे। अब एप्सिलॉन आर को हम लोग किससे जानेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। और वहां पे भी मैंने बताया था, मैंने उस चैप्टर में भी बताया था कि एप्सिलॉन आर को के भी बोलते हैं। मैंने जब पहला चैप्टर, आपने लगता है वो क्लास आपने मिस किया होगा, तभी आपको याद नहीं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया भी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। पहला तो 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब देखो 1 नैनोफैराड, इससे भी छोटा यूनिट 1 नैनोफैराड कितना? 10 टू द पावर -9, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। फिर 1 आपका पिकोफैराड आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नया थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। पिकोफैराड कितना होता है बताओ? पिकोफैराड का पावर कितना होता है? 10 टू द पावर -12, ठीक है, फैराड। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और नया चीज आपको दिखेगा, किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड यानी 2 बार 10 टू द पावर -6, ध्यान रखना। अब आप बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, और एग्जाम में ये आप गलती भी करके आओगे। एग्जाम में क्या करके 1 माइक्रो ऐसा किया भी है, जेई में भी ऐसा किया है। क्या बच्चे क्या करके दे दिया? वो यूनिट 1 माइक्रोफैराड दे दिया, 1 माइक्रोफैराड दे दिया। बच्चे तो सोच के आए कि ये माइक्रो मिसप्रिंट होगा, वो सोचे कि 10 टू द पावर -6 लेके बना दिए, बट एक्चुअली वो माइक्रोफैराड का मतलब वो 10 टू द पावर -12 लेने बोले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 18 कैसे होगा कुणाल?
-6 प्लस -6 कितना हो गया? -12। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रिपल होता, माइक्रो 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 फैराड होता, तो फिर 10⁻18 आप ले सकते। क्लियर? तो ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको काम आएगी। चौथा, ठीक है, यूजुअली जो रिप्रेजेंटेशन, जो सिंबल होता है, सिंबल बोलो और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अभी तक आपने रेसिस्टर को ऐसा देखा था। अच्छा, किसी को याद है कि ऐसा वाला रेसिस्टर का जब होता था तो इसका क्या मतलब होता था? जब रेसिस्टर के ऊपर एरो बनाने थे तो इसका क्या मतलब होता था? रियोस्टैट, सीरीज नहीं, रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब ये उसकी वैल्यू चेंज होती थी, वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टैट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी दो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। पहला सिंबल जो होगा, पहला फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर का फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अगर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, तो उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस दे दो और उस पैरेलल लाइंस के बीच ये आपका ऐसा यहाँ पे रहेगा, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस रहेगा, फिक्स्ड की जगह क्या हो गया? वेरिएबल। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? एरो आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग एक एरो डाल देंगे। तो ये किसका हो गया? हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसमें एक साइड पे हमारा प्लस चार्ज होता है, दूसरे साइड पे माइनस। ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। कैपेसिटेंस वेरी कैसे करेगा? शेप एंड साइज चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस नहीं वेरी करेगा क्या? शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते? शेप एंड साइज चेंज करने पे करेगा ना, ठीक है। चलो, इस पे अभी मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन में दोनों आपको निकाल के आना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है और हम लोग उस पे के बाद खत्म करेंगे उसको। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, बस इतना ही दिया हुआ है। फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। बन जाएगा? नहीं बनेगा? इंफिनिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। इसीलिए हड़बड़ी में आंसर नहीं देना चाहिए। अभी स्फीयर का हम लोग मान के चले ना, कि स्फीयर का क्या, हम लोग अर्थ को स्फीयर मानते हैं ना, तो इंफिनिटी कैसे हो जाएगा? क्या अर्थ का रेडियस इंफिनिटी है? बताओ तो। सी की वैल्यू क्या है? 4πε0r। क्या रेडियस इंफिनिटी है क्या अर्थ का? नहीं ना। अर्थ का रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर। तो यहाँ रेडियस पुट करना 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करना, और 4 पाई का वैल्यू 3.14, और यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है। तो अर्थ का आपका कैपेसिटी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस of a spherical capacitor is given by 10 मिली फैराड, ठीक है। ये स्मॉल एम में तो ये मिली है, मिली का कितना होता है?
स्मॉल m में ये, ठीक है, ध्यान रखना, 10 मिलीफेरेड, मिली यानी 10 टू द पावर -3, ठीक है। फाइंड आउट द न्यू कैपेसिटेंस, find out the new capacitance if it is filled with water, if it is filled with water, ठीक है। चलो, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले ही बता रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितना होता है, याद है, नहीं याद है? नहीं यार, 3 to 4 नहीं होता है तनीश, वो ग्लास का होता है 81, ठीक है मनमोहन, 81 से 83 लिखवाया था, मिनिमम लेते हैं 81, ठीक है, 81 82 एवरेज भी ले सकते हो, बट 81 लेके चलना आपको, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।